तो बज गया है यूपी के उपचुनाव का बिगुल। जी हां, रणभेदी अब बज चुकी है और तारीखों का ऐलान हो चुका है। नमस्कार, यूपी की इस खास डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों के साथ यूपी उपचुनाव का भी तारीखों का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा की खाली सभी 10 में से 9 सीटों पर वोटिंग होगी। मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का भी ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने मिल्कीपुर सीट पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। तब इस सीट से सपा के अवधेश प्रसाद को जीत मिली थी। बाद में अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह को हराकर संसद पहुंच गए। इस वजह से मिल्कीपुर सीट भी खाली हो गई है, पर मामला कोर्ट में होने की वजह से फिलहाल यहां उपचुनाव के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया है। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इसी दिन झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों का भी ऐलान होगा। अब चुनाव के ऐलान के साथ सियासी गुणाभाग सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और तमाम पार्टियां अब जोश आजमाइश में जुट गई है। इस बार यूपी का उपचुनाव यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान हुआ था, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ थोड़ी टेंशन में है। वहीं बहराइच में जिस तरह से हिंसा देखने को मिली है, वो भी योगी के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। कुल मिलाकर उपचुनाव कांटे की लड़ाई है। वहीं अखिलेश यादव पहले ही 6 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुके हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और मायावती पूरी तरह से मुस्तैद है। तो चुनावी रणभेड़ी के साथ ही सियासी उठापटक और दंगल शुरू हो गया है। तो देखिए, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस और साथ ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी सभी अब तैयार हो गए हैं। 10 में से 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है और साथ ही तैयारी भी पूरी कर ली गई है। देखिए, यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कटेहरी, फूलपुर, खैर, मजमा, सीसामऊ, करहल, कुंदरकी, गाजीपुर और साथ ही सीसामऊ वो सीट है जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ सपा से पूजा मिश्रा जी जुड़ रही हैं और साथ ही हमारे साथ बीजेपी से ऋचा सिंह जी जुड़ रही हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। ऋचा जी, बीते दिनों हमने देखा था कि दिल्ली में मीटिंग हुई उपचुनाव को लेकर और वहां पर देखा था हमने कि डिप्टी सीएम और सीएम दोनों एक साथ आ गए थे। तो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में सब कुछ ठीक है, माना जाए? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक ढांचे वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में सदा ही सब कुछ ठीक रहता है, क्योंकि हमारा एक लोकतांत्रिक ढांचा है। रही जो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पे चुनाव होने जा रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक संगठनात्मक ढांचे के साथ चलती है, तो हम पूरे समय जनता के बीच में जन आकांक्षाओं के मुद्दे को लेकर और जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जनता के बीच में रहते हैं। चुनाव आते और जाते हैं, लेकिन उससे हमारी प्रक्रिया पर जनता के बीच में जो रहने की है, जन आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए जो हमारे सतत प्रयास है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऋचा जी, तो जवाब मिल गया क्या कि सरकार बड़ा है या संगठन बड़ा है? क्योंकि आप ही के अंदर से ये आवाजें आ रही थी। केशव प्रसाद मौर्य ने ये सवाल उठाया था। आखिर यदि मजबूरी नहीं थी तो फिर इस प्रकार के सवाल क्यों उठाने पड़े? नहीं रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और राजनीतिक संगठन राजनीतिक संगठनात्मक ढांचे के तरीके से चलता है और वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत काम होता है। और आने वाली जो 9 उपचुनाव की सीटें हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से हासिल करने जा रही है। हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं और साथ ही क्योंकि जनता हम पे भरोसा कर रही है और जनता ने 2020 में जिस अफवाह का सामना किया है, जो कि इंडी गठबंधन ने चलाई थी, उसका भी भंडाफोड़ हो चुका है। जनता जान चुकी है। पीडीए का नारा देने वाले सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरीके से काम कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सिर्फ परिवारों की भूमिका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसी संगठन की भूमिका, संगठन जनता के प्रति जवाबदेह है।
तो हमारी पूरी तैयारी, हम प्रचंड बहुमत हासिल करेंगे और जनता हमको फिर से जनादेश देगी, क्योंकि जनता ने ये देखा है कि 24 के चुनाव, आज आप देखिए कि कितने महीने होने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश में उत्पात मचाने का काम किया है, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा से लेकर सवाल हो, अयोध्या से लेकर कन्नौज तक और मिर्जापुर से लेकर मऊ तक महिलाओं के साथ दुराचार की जितनी घटनाएं सामने आ रही है, सब में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी शामिल पाए जाए। पूजा मिश्रा जी, जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था को लेकर आप सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे ऋचा जी का कहना है कि जहां भी अपराध होता है वहां पे जो लिंक जुड़ता है, जो तार जुड़ता है, वो तो सपा के नेताओं के साथ ही जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं आप ही सपोर्ट कर रहे हैं। रोहित जी, देखिए, बड़ी विडंबना है कि जो अपराधी होते हैं उनके तार जुड़ते समाजवादी पार्टी के साथ है, पर पैरवी करने के लिए जो है भाजपा के वर्तमान और पूर्व जिला अध्यक्ष जाकर के 5-5 घंटे थानों में बैठते हैं। ये तो मतलब समझ ही नहीं आता है कि तार हमसे जुड़े हुए, पैरवी आपको करनी है। अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये हो जाती है रोहित जी कि शासन सत्ता आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास में है। आप कब तक ये रोना रोते रहेंगे, नहीं विपक्ष विपक्ष दे करके आप विपक्ष के पीछे छुपना चाहते हैं, सामने आकर के आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। लॉ एंड ऑर्डर को अगर खराब किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर रखा हुआ है। 2024 का जो से परिणाम आया हुआ है, तब से ये हताशा में इतने चले गए हैं कि ये उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश को गर्भ में झोंक रहे हैं अपनी जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कि राजनीति इनको परिणाम मिला। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के साथ में बात हो गई क्या? क्योंकि 6 सीटों पे जब आपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी तो उसके बाद से कांग्रेस में भी नाराजगी देखने को मिली थी। उनका कहना था कि 2 सीटें ऐसी थी जिसमें वो उम्मीद कर रहे थे कि उनको अवसर दिया जाएगा। आपके कई नेता कैमरे के सामने आए, वो कह रहे थे कि चूंकि बड़ी पार्टी हम है तो हम किसी से पूछ के क्यों फैसला लें, तो बात बन गई क्या? मुझे लगता है रोहित जी, वाया आपके थ्रू पे ये बात नहीं आई थी, आपको बीच में शामिल नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास तो ऐसी बात नहीं आई थी कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो। क्या किस चीज की आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, ये कहा कि बड़ी पार्टी हम हैं और हमें जो 2 सीटें चाहिए। आपके प्रवक्ता हमारे चैनल पे बैठ के और मेरे सामने में ये कह के गए हैं। पिछले डिबेट में जब आपके प्रवक्ता एक आए थे तो वो कह रहे थे कि बड़ी पार्टी हम हैं तो हम किसी से पूछ के फैसला क्यों करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो है रोहित जी। जब 2024 का इलेक्शन होना था, एमपी इलेक्शन से, तब भी हमने अपने जो प्रत्याशी के जो हमें लगा ऐसा तो नहीं कि हरियाणा में आपने देखा कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, तो यही सोच के आपने सोचा कि क्या फर्क पड़ जाएगा, हम नामों की घोषणा कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं रोहित जी, क्योंकि हमें पता था कि जैसे ही हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर का रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे बाई इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, तो जरूरी नहीं कि आप तैयारी के साथ। आप देखिए, आज अनाउंस हो गया। अगर आप जब अभी इलेक्शन का परिणाम आया 4 अक्टूबर को, अब जाकर बाई इलेक्शन अनाउंस हो गए, तो हमें था कि जनता के बीच में हम रहे, क्योंकि भाजपा वालों को कोई भरोसा नहीं है। ये मशीनरी का दुरुपयोग करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको ही पता होगा 2024 के जो इलेक्शन में कई सारे सीटें ऐसे रहे, हम कोर्ट में भी गए कि जहाँ पे बहुत कम जो है वोटों के मार्जिन से जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हारना पड़ा। तो हमें था कि हम पहले से प्रत्याशी घोषित कर दे रहे हैं, प्रत्याशी जनता के बीच में रहेगा, अपनी मेहनत करते रहेगा और हम मार्जिन इतना क्रिएट करते हैं कि ताकि अगर आप करना भी चाहो, जो कि आपकी प्रवृत्ति बन चुकी है, आप करेंगे भी, तो उसका भी परिणाम फिर भी आपके पक्ष में ना जाए। जनता के जो मुद्दे हैं वो जनता के हित में ही परिणाम चाहे, और जनता के हित इसी में है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट करो, और उन्होंने इसको साबित भी किया है कि वो अपने मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं और किसी भी चीज पे वोट नहीं कर रहे हैं। पूजा मिश्रा जी, जातिवाद की तरफ हावी होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर से ज्यादा सवाल जो था वो जाति पे उठाया आपने कहा कि चूंकि यादव है इसलिए गोली मारी गई थी, तो ये मुद्दा कितना ज्यादा हावी होता दिख रहा है आपको? नहीं रोहित जी, आप कह रहे हैं कि हमने एनकाउंटर से ज्यादा जो है यादव है इस पे उठाया। नहीं, हमने फेक एनकाउंटर जाति देख के किया गया, इस मुद्दे को बोला। आप अगर कोई अपराधी है तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने बोला कि जाति देखकर, तो एनकाउंटर से ज्यादा तो आपका सवाल जो था वो तो जाति को लेकर ही था। आप सीधे तौर पे ये कह देते कि फेक एनकाउंटर है, लेकिन यदि आपने जाति शब्द का वहाँ पे इस्तेमाल किया है, उसको मेंशन किया है, तो जाति को लेकर आप सवाल तो कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होकर के एक जाति विशेष का नाम लेंगे और धर्म विशेष का नाम लेंगे, 25-50 लोगों में से 2 नाम छाड़ करके वो सदन में बोलेंगे और बोलेंगे इनके किसके साथ में ताल्लुकात है, और वो 2 व्यक्ति वहां पे प्रेजेंट भी नहीं होंगे, जांच में सामने आएगा। तो ये दिखाता है कि आपकी मानसिकता क्या है। आपको भी ध्यान होगा रोहित जी कि सदन में एक यादव का नाम लिया जाता है, एक मुस्लिम का नाम लिया जाता है। जब लखनऊ में एक महिला के साथ बड़ी विडंबना है कि महिला के साथ में जो है दुर्व्यवहार होता है और वो लोग वहां प्रेजेंट भी नहीं होते, तब भी आप लेते हैं नाम। तो ये दिखाता है कि आपकी मानसिकता क्या है, आप किस ऋचा जी, क्या वाकई में सिर्फ जाति देख के एक्शन लिया जाता है क्या आपकी सरकार में? यदि कोई अपराधी है तो वो तो केवल अपराधी होगा,
फिर उसका जाति देख के क्यों एनकाउंटर किया जाता है? रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, माफिया सिर्फ माफिया होता है और आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है कि वो आतंकवादियों में धर्म ढूंढती है और माफियाओं में वो जाति ढूंढती है। जिस तरीके से आप मंगेश यादव की बात कर रहे थे, देखिए ये कोई नया पहला कोई प्रकरण नहीं है। ये डकैत मंगेश यादव के साथ भी खड़े हो जाते हैं। अयोध्या में मोबीज खान जो एक 12 साल की बच्ची का महीनों तक शोषण करता है, ये उसके साथ भी धर्म के आधार पर खड़े हो जाते हैं। और ये माफिया मुख्तार अंसारी के चरण वंदन में भी खड़े हो जाते हैं। तो जाति और धर्म के आधार पर उन्माद फैलाकर और तुष्टीकरण करने का काम ये समाजवादी पार्टी का काम है। हमारे लिए अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी भी जाति और वर्ग से आता हो। और मैं आपको एक और ताजा उदाहरण दे रही हूँ। अभी आप मंगेश यादव की बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किस तरीके से मंगेश यादव की जाति को लेकर जिस तरीके का राजनीतिक ड्रामा किया, वो पूरे उत्तर प्रदेश में दिखा है। लेकिन कल बहराइच में जिस तरीके से रामगोपाल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति की उन्मादी कट्टरपंथी भीड़ ने खींचकर हत्या कर दी, उसके गोलियों से छलनी कर दिया, चाकू से गोद दिया, उसकी डेड बॉडी के साथ निर्ममता की, लेकिन एक बार भी रामगोपाल मिश्रा का नाम आपने क्या समाजवादी पार्टी के मुंह से सुना? नहीं सुना। क्योंकि ये भी नहीं कह पाए तुष्टीकरण की राजनीति में, ना तो उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे पाए और ना ये कह पाए कि अपराधियों के ऊपर कार्रवाई जी उन्होंने रामगोपाल का नाम भले न लिया हो, लेकिन बहराइच पे उन्होंने जरूर ट्वीट किया है और वो मुझे लगता है कि आपको भी उस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ठीक है ऋचा जी, देखिए अखिलेश यादव ने क्या सवाल उठाए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये केवल इत्तेफाक नहीं है, जनता सब समझ रही है। तो इसका क्या मतलब है, जनता क्या समझ रही है? ठीक है, पूजा जी इसका बेहतर जवाब देंगी। ठीक है, पूजा जी से पहले जवाब ले लेते हैं। पूजा जी, अखिलेश यादव के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए, क्या समझ रही है जनता? रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी के महत्वाकांक्षाओं के बेट जो है आर्यन मिश्रा जो है चढ़े हरियाणा में, और यहाँ पे जो है रामगोपाल मिश्रा चढ़ गए। बहुत दुखद है कि जो है इनकी राजनीति की बेट जो है मासूम लोग चढ़ना चालू हो गए हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठ करके असंवैधानिक बयान देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो आप कहाँ पे सौहार्द बांट रहे थे? माननीय प्रधानमंत्री जी जब बटेंगे तो कटेंगे बयान देते थे, सौहार्द बांट रहे थे। जब जो है कांवड़ इतने सालों से चलती चली आ रही थी, वहां पे नाम की राजनीति शुरू की जाती, तो क्या सौहार्द बांट रहे थे? आप बताइए रोहित जी, क्या ये सब सौहार्द बांट रहे थे? आप विष घोल रहे थे और आप यही विष घोल करके अब आप यही बोलने लग गए हैं कि देखिए जो है आप धार्मिक उन्माद लाना चाहते थे। आप लगातार प्रयास कर रहे थे 2024 के परिणाम के बाद से कि धार्मिक उन्माद आए, और आप कहीं ना कहीं हद तक उसमें सफल भी हो रहे हैं। ठीक है ऋचा जी, तो सीधे तौर पे वो कह रही है कि बहराइच में जो कुछ भी हुआ है उसका फायदा भाजपा को मिल रहा है, तो भाजपा का उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं एंगल ढूंढ निकाला है और उनका कहना है कि इस सब के पीछे भाजपा का हाथ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना और इलेक्शन का आना जनता सब समझती है। तो इसके क्या मायने निकाले जाए ऋचा जी? रोहित जी, देखिए समाजवादी पार्टी की सोच क्योंकि बहुत छोटी है और वो किसी भी चीज को केवल चुनावों से जोड़ती है, ये बहुत दुखद है। उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन किस तरीके से ये विपक्ष की भूमिका और विपक्ष की जिम्मेदारी से भागते हैं, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन्होंने हरियाणा की बात कर ली, उत्तर प्रदेश की बात कर ली, लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश में भी किस तरीके से मूर्ति विसर्जन के दौरान घटनाएं हुई, तेलंगाना में हुई, हैदराबाद में हुई, हर जगह हुई। लेकिन इसका बड़ा कारण ये है कि क्या 2024 के बाद कुछ ऐसे लोगों की ताकत बढ़ गई है क्योंकि उनको पता है कि वो जब अपराध करेंगे तो उनके साथ विशेष पार्टी के लोग खड़े हो जाएंगे और उनका बचाव करने लगेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस टू क्राइम है। मुख्यमंत्री आज भी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये बात तो सही है ना पूजा जी। देखिए ये बात तो ऋचा जी सही कह रही हैं। यदि आप मंगेश यादव का नाम ले सकती हैं तो फिर रामगोपाल का नाम लेने में क्या ऐतराज है? उसको लेकर भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनके परिजनों से भी मिलने के लिए जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ यदि मुलाकात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव को भी जाना चाहिए। वैसे भी पीड़ितों से तो मुलाकात करते हैं ना वो। बिल्कुल ऐतराज नहीं है, हम राजनीति नहीं करते, हम गिद्ध थोड़े ना। गिद्ध तो जो भाजपा है ये डेड बॉडी पे राजनीति करती है। ये जो है कोरोना काल में लोगों को मृत्यु हुई, इस पे राजनीति कर ले गए। पुलवामा में जो है जवान शहीद हुए, उस पे राजनीति कर ले गए। ये तो इंतजार करते हैं कि कहीं पे गिद्ध बन गए हुए हैं, कहीं पे कोई मृत्यु हो, उस पे जाकर के हम राजनीति करें। ये भाजपा की प्रवृत्ति बन गई हुई है। और ये कह रहे हैं कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है प्रश्न पूछना गलत क्षेत्र पर। हम प्रश्न पूछते हैं,
आप जिम्मेदारी नहीं लेते, आपको जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, आप जिम्मेदारी जब लेने की बारी आती है आप निकल जाते हैं। आप कहते हैं कि नहीं प्रशासन जिम्मेदार है। भाई प्रशासन को कौन चला रहा है? आप चला रहे हैं। जब प्रशासन पे कार्रवाई करने की बारी आती है तो आप क्यों ऐसे व्यक्ति को निलंबन करते हैं जिसके अधिकार से तुम्हें कुछ आता ही नहीं है? आप एक स्केपगोट बलि का बकरा ढूंढते हैं, उसको बलि चढ़ाते हैं, उसके बाद में अपनी राजनीतिक पराठे रोटियां फेंकनी चालू कर देते हैं। कार्य तो करने की आपके मनसा है ही नहीं। आप चाह रहे हैं कि यह चुनाव बाई इलेक्शन हो चाहे आने वाला इलेक्शन हो, हम सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद ला करके जीते। और जनता देख रही है, जनता आपको जवाब दी थी 2024 में, आगे भी जवाब देगी। मिल्कीपुर में चुनाव ना होने का, मिल्कीपुर में अनाउंसमेंट ना होने का यही कारण है क्योंकि आपको लगा तैयारी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, बड़ी बात उठा रही है। ठीक है, ठीक है, एक एक करके जवाब लेते हैं। ठीक है, ऋचा जी ये कह रही कि मिल्कीपुर में इलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे आप तैयार नहीं थी। अयोध्या को लेकर लगातार तैयारी की जा रही थी। समाजवादी पार्टी ने भी वहां से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी, बसपा ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी, बीजेपी की तरफ से भी कोई घोषणा हुई नहीं थी। क्या बीजेपी वाकई में इसलिए कहीं ना कहीं टाल रही थी? बड़ा आरोप लगा रही है पूजा जी। रोहित जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी में आपकी शेयर हो रही है, ये चुनावी गिद्ध है, ये चुनाव के समय केवल सक्रिय होते हैं। इनको ना तो जानकारी होती है उत्तर प्रदेश की, ना संविधान की जानकारी है, ना इनको कानून की जानकारी है। समाजवादी पार्टी को ये नहीं पता कि मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं घोषित हुए। आपने अपनी रिपोर्ट में बताया था, अगर उसको ही इन्होंने ध्यान से सुन लिया होता तो कम से कम ये बात ये नहीं कहती यहाँ पर बैठकर। ये सबको मालूम है कि मिल्कीपुर में इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है। लखनऊ की इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच में, लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है। चुनाव का मामला है, हाईकोर्ट में होने की वजह से वहां के चुनाव घोषित नहीं हुए। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कम से कम इतना तो पढ़ना चाहिए कि चुनाव आयोग का काम होता है इलेक्शन को घोषित करना। ठीक है पूजा मिश्रा जी, अब चुनाव आयोग पे भी आप सवाल उठाएंगे क्या? इससे पहले हम देख रहे थे विपक्ष के कई नेता ये कह रहे थे कि बीजेपी को पहले से चुनाव तारीखों के बारे में पता होता है, और आपका ये नया तर्क कि मिल्कीपुर में इसलिए चुनाव नहीं हो रहा है क्योंकि भाजपा की वहां पे तैयारी नहीं थी, तो चुनाव आयोग ने वहां पे उम्मीदवार की अभी घोषणा ही नहीं हो रही थी, वहां पे सीट की चुनावी तारीख का ऐलान ही नहीं किया। दे रही होती है भाजपा के अकॉर्डिंग की होती है। आप देखिएगा बिहार का चुनाव होता है और इसी के साइड जो डाउन पड़ जाती है, काउंटिंग डिस्प्ले नहीं होती है जब भाजपा आगे चल रही होती है। हरियाणा का चुनाव होता है, इसी के साइड डिस्प्ले नहीं करती है, तब डिस्प्ले नहीं करती है जब भाजपा आगे चल रही होती है। बड़ी विडम्बना है। ये सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते चले आए और कर रहे हैं। कोई प्रश्न सवाल रहेगा तो प्रश्न तो उठता ही है और प्रश्न पूछा भी जाएगा। ये हमें ज्ञान दे रही है, अपने गिरेबान को ढाका करिए। आपको भी पता है कि किस तरीके से जो गंदगी आप फैला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि गंदगी में कमल खिलेगा, तो आप सोच रहे हैं पहले गंदगी फैलाएं फिर ही तक कमल खिल पाएगा। देखिए जनता ये नहीं चाहती है। जनता को चाहिए कि आप जो सौहार्द को खराब ना करें, जनहित में कार्य करें। जनहित में कार्य किया तो सब कार्यों पर जाकर वोट मांगना पड़ता है। मंचों में खड़े होकर के बातेंगे, अरे हटिए, आप तो जो है कहाँ नतपसंद हो जाते हैं। आपको जो है आप गुंडों को पालने का कार्य करते हैं, आप रेपिस्टों का माला पहना करके स्वागत करने का कार्य करते हैं, आप केक काटने का कार्य करते हैं। बताइए आप लोग सारी जितनी मैंने बोला ना, आप लोग जान लिया है कि जब तक हम कीचड़ नहीं फैलाएंगे तो हम चिंता नहीं है। तो आप लग गए उत्तर प्रदेश में कीचड़ फैलाने के लिए। देखिए जनता आपका कीचड़ साफ कर देगी। आप वैसे भी जिम्मेदार तो है नहीं किसी कृत्य के लिए आपकी माने, कम जिम्मेदारी खुद पे है ही क्यों? जनता आपको जिम्मेदारी से मुक्त करने जा रही है। ठीक है, एक एक करके जवाब लेते हैं। पूजा मिश्रा जी, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो पूरा मुद्दा और पूरा मकसद था कि संविधान को लेकर बातचीत की जाए। लोगों में यह कहा जाए कि बीजेपी को यदि 400 से ज्यादा सीटें आ जाएगी तो संविधान खतरे में आ जाएगा, लेकिन उसका फायदा भी आपको हुआ। आप सबसे बड़ी पार्टी निकल के वहां पे बन के उभरी हैं। लेकिन हरियाणा में जिस प्रकार से अब चुनाव हुए हैं, लोगों का रुख जो था वो भाजपा के प्रति था, तो कहीं ना कहीं अब संविधान वाला दांव भी चलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो किन मुद्दों के साथ में चुनाव उतरेंगे? रोहित जी, हालांकि हरियाणा की चुनाव की आप बात करें तो आपको भी पता है कि 8 सीटें ऐसी हैं जहां पे महज जो है 500 वोटों का मार्जिन है। एक सीट ऐसी है जहां पे जो है सिर्फ 32 वोट से जो भाजपा का प्रत्याशी जीता है। तो विधानसभा का चुनाव है ना, यहाँ पे तो 1 वोट से भी कोई हारता है तो बहुत बड़ा यहाँ पे अंतर आ जाता है। जो है 9 मंत्री हारे हैं और 3 ही मंत्री जीते हैं। आपको भी पता है, ये सिर्फ जानकारी है। अब जीत गए हैं, दिल्ली को भाग्य छिगा टूट गया हो, या फिर ये कह लीजिए कि ये कामयाब हो गए हुए हैं, या फिर ये कह लीजिए कि कांग्रेस को हुड्डा और शैलजा जी के विवाद का नुकसान झेलना पड़ गया, जो भी कह लीजिए, जो भी परिणाम आए हो। लेकिन उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, इनकी जो राजनीति चल रही है ना गलत वाली, वो जनता देख रही है और जनता उसी चीज का जवाब दे रही है और इसीलिए इनको परेशानी हो रही है। इसीलिए सौहार्द खराब कर रहे हैं देश का। इतने टाइम से नहीं। अब बताइए, जब नाम की राजनीति आप कर रहे थे जिसको सुप्रीम कोर्ट को आकर के इंटरवीन करना पड़ा, अब क्यों कर रहे थे? सौहार्द ही तो चल रहा था।
आप बटेंगे कटेंगे जब बयान दे रहे तो आप क्यों दे रहे हो? आप सौहार्द तो खराब कर रहे हैं, आपका ऋचा जी प्रयास जवाब है दीजिए। सौहार्द खराब करना और आप सक्सेसफुल हो रहे ठीक है, हैं। ऋचा जी बड़ा आरोप लगा रही हैं, ये कह रही है कि ये दंगे और बाकी चीजों में इसलिए आपकी संलिप्तता होती है क्योंकि अगर बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान योगी आदित्यनाथ और फिर प्रधानमंत्री मोदी। सरकार में है उसमें दुख कर लीजिए। ठीक है पूजा जी अब जवाब लेते हैं ऋचा सिंह जी से। ठीक है पूजा जी अब ऋचा जी से जवाब ले लेते हैं। मैंने इनको इंटरफेयर नहीं किया था, लेकिन जब मैं बोली ठीक है। इंटरफेयर करे तो मैं इसीलिए अभी जवाब। ठीक है पूजा जी जवाब ले लेते हैं, ऋचा जी से जवाब ले लेते हैं। आप बोल लीजिए, मेरा आप बोल लीजिए, आप बोल मानना है लीजिए। मैं नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप करेंगे तो मैं आपको जवाब भी दूंगी। मैंने इनको इंटरफेयर नहीं किया आप था, बिल्कुल लेकिन बोलिए। जैसे मैं आप बोलना बिल्कुल चाहूँ बोलिए, स्वागत है आपका। इनको पता नहीं कि मुझे इनसे ज्यादा खूबसूरती के साथ में इंटरफेयर करना आता है, बहुत ज्यादा लॉजिकल भी बोलना आता है। पूजा जी ठीक है पूजा जी अब सुन लीजिए, अब समय यहाँ पे हमारे पास भी कम है। पूजा जी ठीक है, पूजा जी ऋचा जी को सुन लेते हैं। आप अगली हैं, आप अगली ही दिखते हो, आप अगली हरकतें करो तो आप अगली ही दिख रहे हो। आप जनता को जो गर्त में लेके जा रहे हो, जनता गर्त में जा रही हो, दिख रहा है कि आप गलत चीज कर रहे हो। संवैधानिक पद पे बैठेंगे, उसके ठीक है ऋचा जी आप अपनी बात असंवैधानिक रखिए। बयान देंगे, सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करना पड़ेगा। और आप बात कर रहे हैं कि हम जो है जनता की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है विपक्ष गलत कर रहा है तो इन्होंने जो तत्कालीन मुख्यमंत्री को जेल भेजा हुआ है भाई, चाहे वो झारखंड के रहे हो चाहे जो है दिल्ली के रहे हो, इनको हमसे इतने क्या मोहब्बत है कि हम जो है सारे कानून में पार्टी का लगे हुए हैं, पर हमसे मोहब्बत नहीं है। पार्टी पे कोई कार्रवाई नहीं करती। ठीक है पूजा जी आपको पर्याप्त समय मिला, आपने अपनी बात रखी। ठीक है अब ऋचा जी को सुन लीजिए। पूजा जी ठीक है, ऋचा जी अपनी बात रखिए। नहीं रोहित जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर चाहे कोई एक आम आदमी हो, चाहे वो कोई भी किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, अगर वो भ्रष्टाचार करेगा, वो कोई गलत कार्य करेगा जो कानून के अनुरूप नहीं है, तो उसको कानून का सामना करना पड़ेगा और उसके ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई होगी। दूसरी बात है, देखिए गठबंधन की गांठें खुलना शुरू हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले आपस में लड़ ले कि क्या उनको करना है, लेकिन हरियाणा के चुनाव परिणाम ने इस बात को बता दिया है पूरे देश को कि देश इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जो संविधान की अफवाह फैलाई थी उसको जनता ने नकार दिया। जनता ने देख लिया ये पीडीए की बात करने वाले लोग सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी तक सीमित हो गए। आप खुद मुझे बताइए ना रोहित जी, 5 टिकट घोषित किए, 500 के 500 परिवार को ही दे दिए। पीडीए का कोई अता पता नहीं है वहां पर। क्या इनको केवल एक ही यादव मिलता है, सैकड़ों परिवार को मिलता है, अन्य कोई यादव इनको नजर नहीं आता है। इसी तरीके से जातीय उन्माद की और चुनावी रैलियां बांटने की राजनीति को जनता ने नकार दिया है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी की विकास और विरासत के समन्वय की राजनीति को चुना है और सिर्फ जनता हमें 9 की 9 सीट पर बहुमत से जिताने जा रही है क्योंकि हम जनता की जन आकांक्षाओं के लिए काम करते हैं। ठीक है, हमारे पास में समय की कमी है। हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ने के लिए पूजा मिश्रा जी आपका और साथ ही ऋचा सिंह जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए उत्तर प्रदेश में अब चुनावी बिगुल बज चुका है। 10 में से 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तैयारी और दावे भाजपा और सपा दोनों की तरफ से की जा रही है। अब जब 13 नवंबर को चुनाव होंगे तो देखना यह होगा कि जनता जब ईवीएम का बटन दबाने जाती है तो मुद्दा क्या होगा, ईवीएम या कुछ और। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।